गया है कि आपको अपने भाषण के संबोधन के अंत में थैंक्स नहीं कहना है। इसके साथ साथ जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो राज्यसभा से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां राज्यसभा सांसदों को लेकर के यह निर्देश कि सांसदों को अपने भाषणों के अंत में थैंक्स, जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, उसकी मनाही है। सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए निर्देश ये जारी किया गया है। देखिए, राज्यसभा से जुड़ी ये खबर और देखिए कई तब्दीलियां जो हैं वो समय दर समय देखने को मिलती है, लेकिन इन सब के बीच देखना होगा कि विपक्ष इसको किस तरीके से देखता है। और ये निर्देश जारी किया गया है कि सांसद अपने भाषण के अंत में थैंक्स, जय हिंद या फिर वंदे मातरम जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और देखिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बात करते हैं, जहां एक बार फिर से कल महिलाओं के खाते में ये पैसे जो हैं वो जाने हैं और ये महिलाएं इस पैसे का रोजगार के लिए इस्तेमाल कर सकेंगी। कल एक बार फिर से बिहार की 10 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। अब तक 1,46 करोड़ महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए की राशि दी जा चुकी है। जीविका से जुड़ी सभी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राशि दी जा रही है। डीबीटी के माध्यम से इन महिलाओं का पैसा ट्रांसफर हो रहा है। तो देखिए, कब कब अलग अलग किस्तों में ये पैसे जारी किए गए। तो पहली किस्त 26 सितंबर 2025 को, जहां 75 लाख महिलाओं के खाते में ये 10-10 हज़ार की राशि भेजी गई। उसके बाद दूसरी किस्त 3 अक्टूबर 2025 को, जहां 25 लाख महिला लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे गए और 46 लाख महिला लाभान्वित हुई तीसरी किस्त के जरिए 6 अक्टूबर 2025 को। और चौथी किस्त जो है 28 नवंबर 2025, जिसमें 10 लाख महिलाओं को ये लाभ। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जब पैसे इन महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो इसके साथ साथ इनमें खुशी भी है, उत्साह भी है। मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर में यहाँ पर महिलाओं से जब बातचीत की गई तो उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। नीतीश कुमार को वो आभार जता रही थी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार सरकार ने तमाम महिलाओं को जो जीविका से जुड़ी हुई हैं उन्हें 10-10 हज़ार रुपए उनके खाते में भेजे गए और अब अगली किस्त शुक्रवार को भेजे जाएंगे। यानी अब तक 1,46 करोड़ महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए जो है वह राशि मिली है। ऐसे में तमाम गांव की महिलाएं हैं। आप लोग को मिला कि नहीं अभी तक पैसा? 10,000 मिल गए। मिल गया। क्या कहेंगे, सरकार का ये योजना है? योजना सरकार की योजना है, बहुत फायदा हुआ। उसमें 2 बकरी खरीद लिया, बच्चा से अपना छोटा बिजनेस रहा उसमें लगा दिए। मतलब आप लोग को अब एक कहीं न कहीं बेहतर जो है। हाँ, तो उससे बहुत फायदा हुआ। मिल गया। और बाकी लोग जिनको अब तक नहीं मिला था, मायूस थे, उनको भी मिलने वाला है। हाँ, मिलेगा उसको। क्या कहेंगे, सरकार का यह फैसला कितना अच्छा? सबसे अच्छा है, महिला के लिए 10,000 रुपया मिला है। रोजगार कर रही हैं आप लोग? रोजगार नहीं किए हैं, लेकिन वो थोड़ा मोड़ा खेत है ना, उसी में लगा दिए हैं। हाँ, बहुत खुश है। अभी भी और भी महिलाओं को मिलने वाला है? हाँ, सबको मिल जाए। हम लोग को मिल गया तो सब लोग को मिल जाए। 1,46 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिला है और आप लोग को भी और महिलाओं को मिलेगा। कितना महिलाओं को फायदा होगा इससे? बहुत फायदा होगा। मिल गया। कितना मिला? 10,000। काम कर रहे हैं उससे? हाँ, करेंगे, दुकान खोलेंगे। और जिनको नहीं मिला था, महिलाएं मायूस थी, अब उनको भी मिलने वाला है अगला किस्त। हाँ, मिलने वाला। फायदा होगा, काफी फायदा होगा। क्या कहेंगे, आपको मिला कि नहीं मिला? जी, मिला है। मिल गया। सिलाई करते हैं तो मशीन खरीदे हैं। अच्छा, मतलब महिलाओं के लिए एक बेहतर कदम कहीं की सरकार ने उठाया। बहुत अच्छा अगला किस्त भी कल मिलने वाला है। जो रुका हुआ है उनको मिल जाना चाहिए। मेरी दीदी को, मम्मी को नहीं मिला है। अच्छा, तो उनको भी अब कल बहुत निराश है, उनको मिल जाना चाहिए। यानी अब सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो कहीं न कहीं एक बेहतर कदम महिलाओं के को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का माना जाता है और महिलाएं इससे काफी खुश है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक। और देखिए, बिहार विधान परिषद ने अब सभी काम जो है वो पेपरलेस हो जाएंगे, यानी कि डिजिटल का जमाना है। और ऐसे में कैसे इस पूरी कार्यवाही को, डॉक्यूमेंट्स को
ऑनलाइन रखा जाए, डिजिटली प्रोसेस किया जाए, इसकी पूरी कवायद जो है वो की गई है। तो विधानमंडल के विशेष सत्र में इसकी झलक देखने को मिलेगी, जहां कामकाज को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानमंडल के विशेष सत्र में होगी। इससे कामकाज में आसानी होगी। कार्यसूची की प्रति बिहार विधान परिषद के वेब पेज blc.neva.gov.in के नोटिस, कार्य मेनू और कैलेंडर पर भी उपलब्ध रहेगी। आवश्यकता के अनुसार कार्यसूची को व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। 1 दिसंबर से बिहार विधानमंडल की जो है वो सत्र आहूत की गई है और इस 5 दिनों के जो सत्र है उसमें नए जो विधायक हैं उनको शपथ दिलाया जाएगा और उसके साथ साथ जो विधेयक कार्य जो हैं वो लिए जाएंगे। बताते ये चलें कि इस विधानसभा और विधान परिषद का जो सत्र अब बुलाया गया है, इसमें विधान परिषद के सभी विधि कामकाज जो है वो अब पेपरलेस होंगे, ये निर्णय लिया गया है। और बताते ये चले कि बिहार विधान परिषद के सभी विधेय कामकाज पूरी तरह से कागज रहित हो जाएंगे। इससे कामकाज में आसानी होगी, कामकाज को डिजिटल कर दिया जाएगा। कार्यसूची की प्रति विधान परिषद के वेब पेज blc.neva.gov.in के नोटिस, कार्य मेनू और कैलेंडर पर भी उपलब्ध रहेगी। आवश्यकता के अनुसार कार्यसूची को व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। तो बताते ये चले कि इससे पहले भी बिहार विधान परिषद में जो है वो सदस्य जो है उनको सूची, तमाम जो जानकारी जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से दिया जाता था। डिजिटलाइजेशन जो है वो पहले से की गई है और अब इस दिशा में और एक कदम आगे बढ़ाया गया है कि पूरी तरह से जो कार्रवाई है बिहार विधान परिषद की वो पेपरलेस हो और इसको लेकर के ये अहम निर्णय जो है वो लिए गए हैं। और इसकी पहली कह सकते हैं तो ट्रायल वो बिहार विधान परिषद की जो कार्रवाई शुरू होने वाली है 1 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक ये कार्रवाई जो है वो चलेगी। विधानमंडल की जो कार्रवाई है वो आहूत की गई है और इसके तहत ये जो है ट्रायल वो किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो सदस्य हैं उनको पूरी तरह से अब पेपरलेस जो है वो जानकारियाँ दी जाएगी, उनके व्हाट्सएप पे या फिर जो साइट है उस पर दी जाएगी। और ये देखना होगा कि ये कितना जो है वो सफल हो पाता है। इसी के लिए ये 5 दिनों का जो सत्र बुलाया गया है उसी में इसको ट्रायल के तौर पर लिया जाना है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में नई डबल इंजन की सरकार से छात्रों और शिक्षाविदों में खास करके कई उम्मीदें हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, रोजी रोजगार के क्षेत्र में यह सरकार बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगी। और ऐसे में ही प्रोफेसर रंजित वर्मा की अगर बात करें तो उनको भी कई उम्मीदें हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है, ऐसे में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब क्या सब संभावनाएं हैं और इसे विकास से कैसे जोड़ा जा सकता है? देखिए, अभी शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम कहें तो हम एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर बात चल रही है। किस तरह से कार्यान्वयन किया जाए, उसका अधिक से अधिक लाभ लिया जाए। जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं उनका हम अधिक से अधिक लाभ लें और आधारभूत संरचनाओं को किस तरीके से हम विकसित करें। प्रयोगशालाओं में और पुस्तकालयों में जो ग्रांट पहले मिलता था, एक बार 2018-19 में कॉलेजों को दिया गया, उसके बाद उसे फिर से किस तरीके से चालू करें ताकि प्रयोगशालाएं सक्रिय हों और जीवंत हों। और जितनी भी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए यूजीसी के हिसाब से। मैं यूजीसी के एक स्टैंडिंग कमेटी में हूँ भी और मैं देखता हूँ वहाँ पर जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं तो यहाँ पर जब तक क्वालिटी टीचिंग हम ना करें, समय पर बिना पेंडिंग के रिजल्ट नहीं निकाले, क्वालिटी इवेल्युएशन नहीं करें, जो अच्छा लड़का है उससे अच्छा नंबर आवे बिना कोई प्रयास के, चोरी बिल्कुल न हो, लड़के पढ़ने पर बाध्य हों और पढ़ने के बाद वो आश्वस्त हों कि हम कहीं ना कहीं कुछ जॉब कर सकते हैं या कहीं नौकरी या व्यापार कर सकते हैं। तो जब तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं देगा, ये विभिन्न गतिविधियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बड़ा अच्छा आया है कि आप स्थानीय तौर पर इंटर इंस्टीट्यूशनल कोलेबोरेशन कर सकते हैं, कोलेबोरेटिव प्रोग्राम। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, पराली जलाने वालों को कड़ा निर्देश भी सरकार की तरफ से दिया गया, लेकिन इसके बावजूद लगातार पराली जलाने जैसी कह सकते हैं कि काम है जो है वो किया जा रहा है। और ऐसे में बार बार किसानों से कहा जाता रहा है कि अगर आपको कोई लाभ मिलता है तो आपको उस लाभ से भी वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच नालंदा में पराली जलाई जा रही है। किसान धान की फसल काटने के बाद अवशेष को खेतों में ही जला रहे हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन बैठक कर कृषि विभाग को सख्त निर्देश दे दिया है कि जो भी किसान इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन को रद्द करते हुए सरकारी सुविधा से वंचित किया जाए।
न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। एक तरफ नालंदा जिले में लगातार जो है वायु प्रदूषण बढ़ती जा रही है, खास करके जो है जिले में जो है पराली जलाने के बाद जो है वायु प्रदूषण बढ़ रही है। उसके बावजूद जो है यहाँ के किसान जो है लगातार पराली जलाने का काम कर रहे हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से जो है रहुई प्रखंड क्षेत्र में भी जो है पराली जलाने का मामला सामने आया है। खास करके रात को अंधेरे में जो है किसानों द्वारा जो है धान की फसल का बचे अवशेष को जो है जलाकर जो है वायु प्रदूषण फैलाने का काम किया जा रहा है। जो जिलाधिकारी है वो भी लगातार जो है कृषि विभाग को जो है मॉनिटरिंग करते हुए सख्त निर्देश दे रहे हैं कि पराली जलाने का मामला पर जो है सख्ती बढ़ता जाए, उसे अनुदान रोका जाए, उसे रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए ताकि किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिल सके। लेकिन फिर भी जो है किसान सुनने को तैयार नहीं है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। और देखिए, पटना सासाराम 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे और इस एनएच निर्माण का काम जो है वो बंद हो गया है। कारण ये बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो अनापत्ति है वो अभी नहीं दिया गया, जिस वजह से ये एनएच का काम बंद है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से खास बातचीत जब की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। पटना सासाराम 4 लेन एक्सप्रेसवे का काम जो है वो अटक गया है। हालांकि इसे जल्द शुरू करवाने की कवायद जो है वो पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन करने वाले हैं। नितिन जी, जिस तरह से एनएच पटना सासाराम 4 लेन का काम अवरोध हो गया है, सर्टिफिकेट जो चाहिए गृह मंत्रालय से वो नहीं मिला है, इस कारण से काम अटका है, इसको लेकर क्या पहल करेंगे? वो यथाशीघ्र पहल किया जाएगा। अभी 2 महीने से थोड़ा इलेक्शन के प्रोसेस थे, उसमें कुछ चीज़ें रुकी होंगी, लेकिन हम लोग उसको यथाशीघ्र, चाहे वो केंद्र का भी मदद लेना हो और बिहार में भी जो लैंड एक्विजिशन के जो विषय हैं, दोनों ही विषयों का समाधान करके हम लोग उसको यथाशीघ्र कराएंगे। कोई भी योजनाएं, अब डबल इंजन की सरकार है, योजनाओं को क्रियान्वयन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। केंद्र का पूरा सहयोग हम लोग को है। जहाँ जहाँ पर फॉलोअप की बात है हम लोग उसको फॉलोअप करके करा देंगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम दूसरे कॉरिडोर की बात करें तो उन पे भी काम जो है वो धीमा हुआ है। तेज रफ्तार हो, इसके लिए पहल तो करेंगे आप? देखिए, जैसे अभी गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस में लैंड एक्विजिशन शुरू हो गया, पटना पूर्णिया एक्सप्रेस में लैंड एक्विजिशन शुरू हो गया, हम लोगों ने रक्सौल हल्दिया का अलाइनमेंट फाइनल हो गया, अब उसके लैंड एक्विजिशन के लिए कंसल्टेंट बहाल की जा रही है। तो ये तीनों चारों एक्सप्रेस वे अमास दरगाह पर का काम चल रहा है। तो कोई भी लैंड एक्विजिशन एक प्रोसेस है। हम लोग का ये प्रयास है कि लैंड एक्विजिशन को भी टाइम बाउंड किया जाए, सो डैट कि काम ग्राउंड पे तेजी से शुरू हो जाए। सरकार के केंद्र का निर्णय भी है कि 80% लैंड एक्विजिशन के बाद ही हम काम शुरू कर सकते हैं। तो उस फेज को हम लोग 80% को तेजी से पूरा करना चाहते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ नितिन नवीन, कैमरा पर्सन के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। अब कुछ आपको अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं। पाक के पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर के जो हत्या का दावा किया जा रहा है, इस बीच इमरान खान को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है कि इमरान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जेल प्रशासन की तरफ से ये दावा किया गया है कि वो सुरक्षित हैं। अदियाला जेल की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया है कि इमरान खान जेल में ही हैं, स्वस्थ हैं और उनको लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं वो महज एक अफवाह है। बता दें कि अफगानिस्तान मीडिया ने दावा किया है कि इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है। अफगानिस्तान टाइम्स ने पाकिस्तान के सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि हत्या के बाद इमरान खान के पार्थिव शरीर को जेल से हटाकर कहीं और भेज दिया गया है, लेकिन अब जेल प्रशासन की तरफ से इन दावों का पूरी तरह से खंडन कर दिया गया है। बता दें कि इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं और भ्रष्टाचार से लेकर आतंकवाद तक कई मामलों का सामना कर रहे हैं। अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाए जाने के बाद उनके खिलाफ कानूनी मामलों की संख्या बढ़ी थी। इन्हीं केसों के बीच अचानक उनकी मौत की अफवाह फैली, जिसके बारे में जेल के अधिकारियों की तरफ से साफ साफ इनकार कर दिया गया है। और देखिए, इमरान खान की हत्या के दावों के बीच जो है वो पीटीआई के कार्यकर्ता जो है रावलपिंडी पहुंच करके लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना विरोध जो है यहां पर दर्ज करा रहे हैं। जो पाक की सड़कों से तस्वीर निकल करके सामने आई है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इमरान खान के परिवार वालों से पिछले 1 हफ्ते से इमरान खान की मुलाकात नहीं हुई है। एक कारकुन पीटीआई के खड़े हैं,
जिनकी एक टांग कट गई थी, तो ये देखें कि ये भी इन्हीं का शिकार है और ये कहते हैं मैं फिर भी आऊंगा, मैं एक टांग पे भी आऊंगा। तो ऐसे इमरान खान के पास ये लोग हैं। ये पीटीआई है, जमात है, पाकिस्तान की जमात है, ना ये पंजाब की है, ना केपीके की है, पूरे पाकिस्तान की है। और इमरान खान पूरे पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और पूरा पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। सीटा गया था, आज हजारों लोग पहुंचे हुए हैं। आज ये हम इनको चैलेंज करते हैं, हाथ किसी को छू कर दिखाए, हम फिर इनके आज ये वर्दी में हो बगैर वर्दी को इनके ऐसी की तेजी पे रहेंगे। इस दफा इंशाल्लाह हम घसीटेंगे। पिछली दफा इन्होंने वो किया, रात की तारीकी का फायदा उठाया, फिर लाइटें बंद की, फिर ये लोग जो नीच नीच हरकतें कर रहे हैं मेरे खिलाफ, तो ये डरे हुए हैं और इनको हमने मजीद डराना है इंशाल्लाह ताला। और वो वक्त करीब है, जल्द ही जो है आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा। ज़्यादा देर नहीं लगेगी इस तहरीक को कामयाब बनाने में। तो वो वक्त जो होगा वो फैसला कुन होगा और इस दफ़ा हम जो पुरअमन एहतजाज करेंगे और पाकिस्तान भर में करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला वो फैसला करेगा और हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब हमारे साथ होगा। हांगकांग के एक हाईराइज कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई और इस अगलगी में 36 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें काफी भयावह वहां से सामने आई है, जहां पर धू धू करती हुई ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है। देखिए चारों तरफ आग की लपटों में ये बिल्डिंग दिख रही है, धुएं का गुब्बार है और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है। आग बुझाई जा रही है, लेकिन अब तक 36 की मौत इस हादसे में हो चुकी है। बता दें कि 31 मंजिला टावरों में लगी आग इतनी तेज थी कि धुएं का गुब्बार पूरे आसमान में फैल गया। कई लोगों के अब भी इमारत में फंसे होने की आशंका है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम लगी हुई है। और देखिए, बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद से हेमा मालिनी का एक बड़ा ही भावुक पोस्ट सामने आया है और पोस्ट करके उन्होंने धर्मेंद्र की यादों को साझा किया है। और देखिए, पूरा परिवार अब कह सकते हैं कि मर्माहत है इस निधन के बाद से। इस बीच पोस्ट आपको हम दिखा रहे हैं। लिखा है उन्होंने कि धर्म जी, वे मेरे लिए बहुत अच्छे थे, प्यार करने वाले पति, हमारी बेटियों ईशा और अहाना के अच्छे पिता, मेरे दोस्त, सलाह देने वाले, मेरा सहारा। आगे लिखती कि मुश्किल समय हो या अच्छा समय, वे हमेशा मेरे साथ खड़े रहें, वे मेरे लिए सब कुछ थे। आगे लिखा है कि अपने सरल और मिलनसार स्वभाव की वजह से उन्होंने मेरे परिवार के हर सदस्य का दिल जीता। सबके साथ उनका व्यवहार बहुत प्यारा और अपनापन भरा था। एक बड़े कलाकार होने के बावजूद वे हमेशा विनम्र रहे। उनका हुनर और उनकी सादगी ही उन्हें एक अलग और ख़ास पहचान देती थी। फिल्म इंडस्ट्री में उनका काम और नाम हमेशा याद किया जाएगा। और इस बीच